नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर दिन दहाड़े लूट की कोशिश हुई है। फायरिंग कर दवा सप्लायर से लूट की कोशिश। दरअसल गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे सीएचसी में भर्ती करवाया गया। तो वैन में दवा सप्लाई करने के लिए 2 युवक आए थे। बदमाशों ने उनके आगे बाइक लगाकर वैन को रुकवाया, रुपयों से भरे बैग को लूटने का प्रयास किया। हालांकि ये कोशिश नाकाम रही। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले लूट की इस वारदात की कोशिश के चंद पलों बाद की तस्वीरें, जब पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया गया है। सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, और ये लाल घेरे में आप देख सकते हैं फायरिंग के बाद बचे हुए गोलियों के खाली खोल। दवा सप्लायर्स ने बदमाशों का मुकाबला किया। रूपवास थाना इलाके के खानवा पुल के पास की घटना बताई जा रही है। बहरहाल बड़ी खबर भरतपुर से, जहां फायरिंग कर दवा सप्लायर से लूट की नाकाम कोशिश हुई है। इसी दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। वैन पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक पुरी भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, कैसे इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई और अभी क्या अपडेट आपके पास है? देखिए हेमंत, ये पूरा मामला है रूपवास थाना क्षेत्र का मामला है। खानवा पुल के पास में जो 2 दवा सप्लायर थे, जो वैन में सवार होकर के जा रहे थे, उनसे लूट की कोशिश की गई है और दिन दहाड़े बदमाशों द्वारा ये लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है। वैन में सवार होकर के जो दवा सप्लायर थे, वो भरतपुर की तरफ से रूपवास की तरफ जा रहे थे। तभी जो बाइक पर सवार थे वो बदमाश, उन्होंने वैन के आगे बाइक लगाई और उस वैन को रुकवाया, और जो रुपयों से भरा हुआ बैग था वो वैन में रखा हुआ था, उसे लूटने की कोशिश की। लेकिन जो वैन चालक और जो दवा सप्लायर साथ में था, उसने हिम्मत दिखाई और उनसे मुकाबला किया। तो उसी दौरान बदमाशों ने जो है गोली फायरिंग कर दी उन पर, जिससे गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका सीएचसी में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही रूपवास थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जो सीओ है अजय शर्मा, वो भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की अब जो है जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जो आसपास में जो है नाकाबंदी कराई गई है और जल्द ही बदमाशों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल जो घायल है उसका अस्पताल में इलाज जारी है। जी हेमंत। लेकिन दीपक, सरेआम इस तरह से आकर के हमला करना, लूट की कोशिश, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि अब बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। देखिए कहीं ना कहीं हेमंत, हम दर्शकों को हमेशा खबर दिखाते आए हैं कि भरतपुर में जो है बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो बदमाशों पर अंकुश नहीं लगा पा रही, और इसी का कारण है कि बदमाश आए दिन जो है ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। अब ऐसे में ये दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है। ऐसे में अब पुलिस की जो गश्त व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर बदमाश जो है इस तरह से बेखौफ होकर ऐसी वारदातों को अंजाम क्यों दे रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस को जो है और बेहतर व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाने की जो है जरूरत है, जिससे कि बदमाशों के पर जो है अंकुश लगे और आम आदमी सुरक्षित रूप से जिस तरह से सफर कर सके। क्योंकि ये रास्ते में जा रहे थे और इसी दौरान बदमाशों ने इनको रोक करके, यानी कि वैन के आगे बाइक लगा करके इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन ये लूट के जब प्रयास था वो असफल रहा, और ऐसे में ये जो वैन में सवार थे दवा सप्लायर, उन्होंने हिम्मत दिखाई और बदमाशों को मुकाबला किया। लेकिन बदमाशों ने जब गोली चलाई तो उसमें एक युवक की गोली लगने से वो घायल हो गया। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठते हैं अमन। लेकिन दीपक, अब पुलिस की ओर से क्या कहा गया है? कोई सुराग पुलिस को मिले हैं? क्योंकि ये जाहिर जरूर होता है प्रथम दृष्टया कि जो बदमाश यहाँ पर हमला करने के लिए पहुंचे थे, उससे पहले उन्होंने रैकी की थी। उन्हें पता था कि यहाँ पर जो दवा सप्लायर्स हैं वो आखिर वैन में कितने होते हैं, उनके पास पैसे कितने हैं, ये तमाम चीजें उनको पता थी। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं दवा सप्लायर जब भरतपुर से रवाना हुए थे तो पहले उनकी रैकी की गई थी कि ये कहाँ जा रहे हैं और इनके पास कितना पैसा है। बाद जब वो जो बदमाश थे उन्होंने वैन के आगे बाइक लगाई और फिर से इस वारदात को अंजाम दिया गया। जब ये घटनाक्रम की पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। पहले घायल को जो है अस्पताल पहुंचाया गया, अब उसका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कराई है और अब जो है बदमाशों को पकड़ने की जो कायद है वो की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस इस तरह से जो है बदमाश आते हैं और बेखौफ होकर के इस वारदात को अंजाम देकर के चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल तो उठते हैं। लेकिन अब पुलिस का इस पूरे मामले में कहना है कि पूरे मामले में जो है तुरंत कार्रवाई की जा रही है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दीपक, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे रहते रहेंगे। बड़ी जानकारी एक बार फिर से उन दर्शकों को बता दें जिन्होंने अभी न्यूज 18 राजस्थान देखना शुरू किया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भरतपुर की तस्वीरें। दिन दहाड़े लूट की नाकाम कोशिश हुई है। हालांकि लुटेरे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और भाग छूटे, लेकिन फायरिंग की घटना हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सिरोही से बड़ी खबर, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है।
दरअसल जानकारी के मुताबिक राजपुरा हाईवे पर ट्रेलर में भीषण आग लगने की खबर है। पिलर से भिड़ंत के बाद इस ट्रेलर में आग लगी। जान बचा करके ट्रेलर का जो ड्राइवर है वो गाड़ी से कूदा और इसके बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। धू धू कर ट्रेलर जलने लगा। हालांकि अब ड्राइवर को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। ये घटना के बाद की पहली तस्वीरें। इस भीषण आग का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा हिस्सा एक ट्रेलर का आगे का वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। ये तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर संवाददाता प्रतीक सोलंकी सिरोही से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए, प्रतीक का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है तकनीक खामी की वजह से। लगातार जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जान बचाकर ट्रेलर से ड्राइवर कूदा। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है न्यूज रूम तक, उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि ये दरअसल जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आग लगी। धू धू कर ट्रेलर जलने लगा। राजपुरा हाईवे की तस्वीरें हैं जहां पर ट्रेलर में भीषण आग लगी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर उदयपुर से, जहां पर झाड़ोल कस्बे के पास में नेशनल हाईवे 58 पर एक चलती हुई कार में अचानक से आग लग गई। कार के अंदर सवार लोगों ने सजगता दिखाई, बाहर निकल करके अपनी जान बचाई, पर चलती कार में अचानक से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग ने पूरे कार को अपने आगोश में ले लिया। जंगल का इलाका होने के चलते दमकल मौके पर पहुंची, तब तक ये कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। और इसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूसरी ओर संकड़ा रोड होने की वजह से, रोड छोटा था और सिंगल रोड, और इसी की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। चलती हुई कार में अचानक से आग लगी। हालांकि जैसे ही ड्राइवर को पता चला, उसने गाड़ी को रोका। आगे जाकर जब तक देखा तब तक ये आग फैलती गई और इसने पूरी की पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते ये कार जलकर खाक हो गई। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर आयकर विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। यह बड़ी खबर, बड़े पैमाने पर काली कमाई का खुलासा आयकर विभाग की तरफ से किया गया है। बीकानेर में सट्टेबाजों पर यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बड़े पैमाने पर काली कमाई का खुलासा हुआ। करीब 100 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज आईटी ने जब्त किए हैं। आयकर विभाग की ओर से, इनकम टैक्स की ओर से यह रेड डाली गई और फिलहाल 100 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। और सट्टेबाजी से जुड़े इन ग्रुप्स ने 70 करोड़ रुपए की अघोषित आय सरेंडर की है। 1 करोड़ 25 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई है। छापों में करीब 2.5 करोड़ रुपए की अघोषित ज्वेलरी भी जब्त की गई है। 15 अघोषित लॉकर्स मिले हैं, इनका खुलासा हुआ है। जहां पर बीकानेर, नोखा, जोधपुर में 40 ठिकानों पर एक साथ आयकर विभाग की तरफ से यह कार्रवाई की गई थी। लगातार लंबे समय से इनकम टैक्स की चोरी की शिकायतें आयकर विभाग को मिल रही थी। जिन ग्रुप्स पर यह कार्रवाई की गई वे लगातार सट्टेबाजी में संलिप्त रहे हैं। इसके अलावा अन्य कामों में भी, अन्य धंधों में भी संलिप्त रहे हैं। इस लिहाज से आयकर विभाग को यह सूचना थी कि बड़े पैमाने पर काली कमाई को छुपाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अजमेर से बड़ी खबर, जहां पर अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर चेन स्नैचिंग की वारदात हुई है। दरअसल चेन स्नैचिंग करते समय 2 महिलाएं पकड़ी गई हैं। बस में चढ़ते समय महिला के गले से चेन तोड़ रही थी। मौके पर मौजूद सिविल लाइन थाने के कांस्टेबल चंद्र प्रकाश ने आरोपी महिला को पकड़ा और पुलिस चौकी पहुंचाया। महिलाओं से पूछताछ जारी है। चेन स्नैचिंग करते हुए 2 महिलाएं दबोची गई हैं। 2 महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कई और जगह भी वारदातें होने की जानकारी पुलिस को मिली थी। पुलिस लगातार सतर्क, और यहाँ पर सिविल लाइन पुलिस थाने का कांस्टेबल था जब यह वारदात हुई, और उसी दौरान कांस्टेबल ने इस महिलाओं को पकड़ लिया। 2 महिलाएं हैं जिन पर आरोप है कि ये चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रही थी। और अब खबर सियासी गलियारों से। राजधानी जयपुर के ग्रेटर मेयर उपचुनाव को लेकर के सियासी हलचल लगातार तेज है, और इसी बीच बड़ी अपडेट यह है कि
बीजेपी कांग्रेस में ग्रेटर में लगातार घमासान देखने को मिल रहा है और यहां पर रश्मि सैनी और हेमा सिंघानिया के बीच अब मुकाबला है। चौमू में बीजेपी पार्षदों की बाड़ेबंदी लगातार जारी है, तो साथ ही करीब 80 पार्षदों के बाड़ाबंदी में होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने बाड़ाबंदी से किनारा किया हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे आपको राजधानी जयपुर ले चलते हैं, जहां पर सहयोगी महेश दाधीच नजर बनाए हुए हैं पल पल की अपडेट को लेकर के। महेश, क्या जानकारी है आज उपचुनाव को लेकर के? मेयर के जिस तरीके की हलचल लगातार हम पिछले दिनों से देख रहे हैं, आज क्या अपडेट है, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल जानकारी जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर है उसके महापौर के उपचुनाव को लेकर के देना चाहूँगा कि आज वैसे यहाँ पर नामांकन वापसी की तारीख थी और नामांकन वापस लिए जा सकते थे, लेकिन किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के ही प्रत्याशी जो है इस चुनावी मैदान में अब हैं। और आज उन्हें जो सिंबल है अलॉट करने की एक औपचारिकता होती है वो यहाँ पर कर दी गई। बाकी अगर प्रत्याशी होते तो उन्हें और भी सिंबल मिलते, लेकिन जो जिस तरीके से दोनों जो प्रत्याशी अभी मैदान में है, रश्मि सैनी है, हेमा सिंघानिया है, उन्हें अपनी अपनी पार्टी के बीजेपी और कांग्रेस की जो सिंबल्स है वो यहाँ पर अलॉट हो चुके हैं। निर्वाचन कार्यालय की तरफ से पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही है और जो इस समय भी जो चुनाव अधिकारी हैं और जो चुनाव की टीम है वो यहाँ पर जुटी हुई है कि किस तरह से जो अब चुनाव का वक्त नजदीक है और ऐसे में जो बैलेट पेपर का प्रकाशन जो रहेगा वो यहाँ पर जो है उस पर अभी फाइनल किया जा रहा है कि उसका किस तरह का डिजाइन रहेगा और क्या कुछ उस पर जो है प्रक्रिया रहेगी, उसको जो है पूरी तरह से यहाँ पर प्रक्रियाबद्ध तरीके से आगे संपन्न किया जा रहा है। लेकिन जहां तक आपने कहा है कि यह चुनावी मुकाबला जो है वो किस तरह का रहेगा, तो इसमें अभी दोनों ही जो पार्टियां हैं वो अपने अपने जो दावे हैं वो भी कर रही है। जीत हार की कोशिश जो है, जीत की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रही है। साथ ही में जो गणित है, जो आंकड़ा है 74 का, वो किस तरह से पूरा हो सके उसे लेकर के कांग्रेस जुटी हुई है कि किस तरह से जो तोड़फोड़ है वो यहाँ पर की जा सके। और दावे बार बार जो है वो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के खेमे से लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन आज हम जब बीजेपी की बाड़ाबंदी में पहुंचे और वहां पर जो है हमारी कई वहां के सीनियर लीडर्स से बात हुई तो उनका कहना था कि 80 से ज्यादा जो पार्षद हैं वो अब हमारे खेमे में, हमारी किलेबंदी में, बाड़ेबंदी में पहुंच चुके हैं और अब ये जो एकजुटता है वो यहाँ पर आपको चुनाव में नजर आएगी और बीजेपी का जो महापौर प्रत्याशी है वो यहाँ पर जीत करके आएगा, ये बीजेपी का दावा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे में भी जो है आज यहाँ पर करीब 40-45 पार्षद नजर आए, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस वैसा ही है। अब हालांकि वो को बहुत ज्यादा दावे तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कि बाड़ाबंदी से कोई पार करके उनके पास आए या फिर निर्दलीय उनके पास में आए, अभी ऐसी कोई तस्वीर जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दी। हालांकि वो कह रहे हैं कि गोपनीय मतदान है और इसमें कोई भी किसी भी तरह से जो है मतदान कर सकता है, इसका किसी को पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में ये भी बात है, जब तक कि आखिर तक मतदान नहीं हो जाता तब तक बीजेपी के लिए अपने बहुमत होने के साथ में अपना महापौर बनाना एक चुनौती का विषय जरूर बना हुआ है। भले ही भाजपा के जो नेता हैं वो यहाँ पर कितने ही अपने दावे कर रहे हो, लेकिन जब हमने उनकी बाड़ेबंदी में जाकर के देखा तो किस तरह से पार्षदों को जो है लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना है ये तक उनकी तरफ से कहा गया है और बाहरी लोगों से जो मुलाकात है वो वहां पर नहीं कर दी जाने जा रही है उनसे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बीजेपी ने अपनी किलेबंदी है, अपनी रणनीति है वो बनाई हुई है और पूरी तरह से सख्त किया है कि किसी भी तरह से जो पार्षद हैं वो यहाँ पर नहीं जाए, नाराज पार्षदों को मनाने में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच में जो एक्टिंग जो मेयर है, कार्यवाहक महापौर शील धाबाई अभी भी कुछ देर पहले हमारे साथ में यहाँ पर थी और बातचीत कर रही थी। नगर निगम के जो डेली के रूटीन कामकाज हैं वो यहाँ पर निपटा रही थी। उनका कहना है कि वो बाड़ेबंदी में नहीं पहुंची। उनका एक कहना है कि महेश, जो निगम की भीतरघात का अंदेशा लगातार अभी भी बना हुआ है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और नजर बनाए रखिए। फिलहाल अगली खबर का हम रुख करेंगे। सरदार शहर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार ढूंढने का काम शुरू कर दिया है। पार्टी दफ्तर में नेता आकर खुद को जिताऊ बताते हुए दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पार्टी इस चुनाव में कांग्रेस के सामने तगड़ी चुनौती पेश कर सेमीफाइनल में कांग्रेस की राह मुश्किल करना चाहती है। भंवरलाल शर्मा के निधन से सीट खाली हुई। उपचुनाव की रणभेरी अब यहां पर बच चुकी है।
शिवचंद साहू की उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से मुलाकात कर साहू ने अपनी दावेदारी पेश की। खुद को जिताऊ उम्मीदवार भी करार दे रहे हैं। आपको बता दें कि शिवचंद साहू पेशे से एडवोकेट है, बरसों से बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के अहम सदस्य, सरदार शहर के रहने वाले हैं। बीजेपी से पूर्व विधायक अशोक पिंचा, शिवचंद साहू, पूर्व प्रधान सत्यनारायण सारण, सत्यनारायण झांझड़िया, गिरधारी लाल पारिख, मधुसूदन राजपुरोहित जैसे नेता यहां पर दावेदारी टिकट के लिए कर रहे हैं। तो भाजपा लगातार नजर बनाए हुए हैं, आखिरकार किसको टिकट मिलता है ये पार्टी तय करेगी। लेकिन बहरहाल दावेदार अपने अपने तरीके से अपनी रणनीति बना करके दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए, मैं 20 साल से लगातार जो है फील्ड में काम भी कर रहा हूं और मैं पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने जो है कानून विधि विषय विभाग के पद पर रहते हुए कार्यकर्ताओं की अच्छी मदद भी की है। मेरे क्षेत्र में भी मैंने चाहे गौ संरक्षण से संबंधित हो, अभी पीछे लंबी की बीमारी आई उस बीमारी से संबंधित हो, गाँव बिजली की समस्या हो, वो सारे जो है मैंने संघर्ष किए और लोगों के साथ में जो है किसानों के साथ में संघर्ष में जो है उनको अच्छे भाव दिलाने के लिए एमएसपी दिलाने की भी किए हैं। धीरे धीरे जनाधार खोती जाइए और कांग्रेस ने अभी तक जो उनको जीत मिली है वो केवल सिंपैथी का ये कारण रहा है। उसमें पार्टी की परफॉर्मेंस, सरकार का कामकाज, मुख्यमंत्री का कामकाज या कांग्रेस पार्टी की अपनी कोई संगठनात्मक ताकत ये कहीं नहीं दिखी। वह उपचुनाव की बात अलग होती है, सहानुभूति लहर होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, लेकिन हमारा मुख्य जो टारगेट है वह 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसको देख करके पूरी रणनीति बना रहे हैं। विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी रहा है और उसे हमदर्दी का साथ मिलता रहा है। इस बार भी सहानुभूति की लहर चली तो सरदार शहर में वो जरूर चुनाव जीत जाएगी। बीजेपी के सामने तो फिलहाल जिताऊ उम्मीदवार की तलाश ही मुश्किलें पैदा कर रही है। देखना है कि कांग्रेस को बीजेपी इस चुनाव में किस तरह की टक्कर दे पाती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं गहलोत सरकार के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हिंदू का मतलब नहीं पता है और गाय की याद भी इनको चुनाव में आती है। क्या कुछ कहा बीडी कल्ला ने, आप भी सुनिए। आज लोकतांत्रिक संस्थाओं पे खतरा मंडरा रहा है और एक ही स्वयं को ताकत बन रही है। वो गए वो ठीक है, और मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूँ, वो धर्म की परिभाषा नहीं जानते। धर्म की क्या परिभाषा है आप किसी बड़े से बड़े नेता से पूछ लीजिए, वो नहीं बता पाएंगे। हिंदू किसे कहते हैं नहीं बता पाएंगे। मैं कई बार कहता हूँ कर्पात्री जी की किताब पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन आज तक पढ़ी नहीं किताब उन्होंने। धर्मांधता के आधार पर ठग रहे हैं लोगों को। मैं आपको सही कहता हूँ, आरती करनी नहीं आती। फिर एक दिन मैंने एक प्रश्न और किया, मैंने कहा बताइए घर में भजन करते हैं तो कितना फल मिलता है? कुएं के पास कितना, गौशाला में कितना, नदी पर कितना, समुद्र के पास कितना, पहाड़ पर कितना, चंद्र ग्रहण पे कितना, सूर्य ग्रहण पे कितना, कुछ नहीं जानते। धर्म की बात करते हैं ना धर्म। मैं कह रहा हूँ हिंदू की परिभाषा नहीं आती। हिंदू किसे कहते हैं? बीजेपी के लोग क्या है, कभी तो गाय की पोस पकड़ लेते हैं। देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, और गाय घर के आगे आ गई तो लठ दे करके उसको ठीक कर देंगे। अभी लंपी का रोग है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कितना काम किया और कितनी संस्थाओं को जोड़ा, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को। अभी मैंने पीछे बढ़ा गया, इनकी मुख्यमंत्री जो रही है उन्होंने लंपी के लिए कोई पैसा नहीं दिया, अनेक एमएलए ने पैसे दिए और अपने अपने फंड्स का दवाइयों के लिए उपयोग करने के लिए लिखा, लेकिन इनकी कथनी और करनी में अंतर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अध्यापक भर्ती लेवल 2 में पदों को बढ़ाने के लिए प्रदेश के बेरोजगार सीएम निवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री के सचिव से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें जल्द से जल्द रीट भर्ती लेवल 2 में पदों को बढ़ाने की मांग की गई। इस पर मुख्यमंत्री के सचिव ने युवाओं को आश्वासन देते हुए कहा कि लेवल 2 में पदों को बढ़ाने की मांग उनके संज्ञान में है। वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द समीक्षा होकर लेवल 2 की 31,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की विज्ञप्ति जारी हो। अध्यापक भर्ती L2 में पदों को बढ़ाने के लिए आज हमने सीएम साहब के जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमान ललित जी को ज्ञापन दिया है। आज उन्होंने फिर हमें आश्वासन दिया है कि आपका काम जारी है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं
और हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान सरकार से कि L2 में काटे गए 6000 पद जल्द ही बढ़ाकर हमें हमारे साथ न्याय होगा। तो वहीं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ फ्लाइट्स रद्द होने के लिए ही चर्चाओं में नहीं रहता, बल्कि अब जयपुर एयरपोर्ट के नाम पर ऑनलाइन ठगी का खेल भी शुरू हो चुका है। बेरोजगार युवाओं को ठग एयरपोर्ट और एयरलाइंस पर नौकरी दिलवाने के नाम पर हजारों रुपए की ठगी कर रहे हैं। अब युवा जब एयरपोर्ट पर नौकरी मांगने पहुंचे तो पता चलता कि उनके साथ ठगी हुई है। ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मामलों की बढ़ोतरी को देखते हुए जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी युवाओं के अवेयरनेस के लिए एक एडवाइजरी जारी करने वाली है, जिसमें एयरपोर्ट और एयरलाइंस के नाम पर होने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने की नसीहत दी जाएगी। साथ ही बताया जाएगा कि यहां पर कैसे वैकेंसी निकलती है और नौकरी पाने की प्रक्रिया आखिर क्या है। भरा था, फिर उन्होंने बोला OLX से हाँ, OLX जो सामान बेचने की बेचने application, हाँ। उससे भरा था। तो उन्होंने बोला आपका नंबर आ गया है, तो अब आपको 750 रुपये देने पड़ेंगे। और फॉर्म दिया उन्होंने, उसको मैंने भर दिया। फिर उन्होंने बोले ये तो आपका हो गया कंप्लीट। मैंने भर दिया। बोला अब क्या है, एयरपोर्ट पे वो करना पड़ेगा। 7 तारीख को ज्वाइनिंग है, तो कपड़े वपड़े वो आएंगे आपके उससे कोरियर से आएंगे, तो आपको ये पेमेंट जमा करना पड़ेगा 4500 रुपये। उसमें से मैंने बोला मैम आधे हो सकते हैं अभी तो। फिर मैंने 2500 रुपये करे। 2500 करने के बाद उन्होंने और बोले 2000 और करो जब भी आपका कोरियर आएगा। और अब कह रहे बोले आईडी वाईडी सब बंद करवा देंगे आपकी, बोले पैसे नहीं दिए तो। आज देश की काफ़ी बड़ी बेरोजगारी है सर। काफ़ी बेरोजगार हैं जो ऐसे कंपनियों के अंदर ऐसे चुंगल में आ जाते हैं फ्रॉड के। बाकी कंपनी सीधी टेंडर देती है, कंपनी का कोई ऐसा नहीं है रूल एंड रेगुलेशन, कोई पैसा लेना कुछ भी। आपसे ऐसे कितने नौजवान टकराते हैं जयपुर एयरपोर्ट पर? काफ़ी रोजाना मिलते हैं ऐसे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 से 4 युवा रोज ऐसे पहुंचते हैं जो ऑनलाइन ठगी का शिकार होते हैं। इनका कहना है कि इंडिगो, स्पाइसजेट या एयर इंडिया के नाम से इनके साथ ऑनलाइन ठगी की गई है और ऑनलाइन इनसे पैसे लिए गए हैं, जबकि यहाँ मौजूद सभी एयरलाइंस का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई हायरिंग नहीं की। और साथ ही साथ जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि वो इस तरीके की कोई हायरिंग नहीं करते जिसमें पहले पैसे लिए जाते हों। अब सवाल ये उठता है कि वो ठग कौन है जो एयरलाइंस के नाम पर रोज युवाओं के साथ ऑनलाइन ठगी करते हैं। कैमरामैन यासीन के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं बीकानेर से खबर, जहां पर बीकानेर के खाजवाला में एक शव मिला जिससे सनसनी फैल गई। IGNP नहर में गिरे प्रेमी का शव मिला है। 3 दिन की तलाश के बाद आखिरकार ये शव बरामद कर लिया गया। नाबालिग लड़की को भगा करके लाया था ये युवक, आरोप है। वन कर्मियों को देखकर नहर में छलांग लगा दी थी। SDRF की टीम को तलाशी के दौरान ये शव बरामद हुआ है। इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट के RD 770 अमरपुरा के पास में यह शव बरामद किया गया। पुलिस बहरहाल मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रही है। दरअसल इस युवक पर आरोप था कि नाबालिग को इसने भगा करके लाया था। जैसे ही इसने यहां पर कुछ कर्मचारियों को देखा, नहर में छलांग लगा दी। इसके बाद SDRF की टीम ने लगातार इसके शव को खोजबीन किया और आखिरकार SDRF ने इसके शव को बरामद कर लिया। युवक के शव को निकाल लिया गया है। अब पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम करवा करके इसे परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। तो वहीं राजसमंद शहर के स्वास्तिक सिनेमा घर क्षेत्र में एक जन्मदिन की पार्टी में आयोजक परिवार के 10 लाख कीमत के गहने और नकदी से भरा हुआ एक बैग पार हो गया। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान और जांच पड़ताल कर रही है। जैसे ही इस घटना का पता चला, आयोजक परिवार की खुशियां चिंता में तब्दील हो गई। यह घटना दोपहर को करीब 3 बजे की है। स्वास्तिक क्षेत्र में कुमावत समाज के नोहरे में एक बच्चे के जन्मदिन का कार्यक्रम था। इसी दौरान ये वारदात हुई। उपहारों और कीमती जेवर का बैग ध्यान चूकते ही चोरी हो गया। सूचना पर कांकरोली पुलिस मौके पर पहुंची। CCTV फुटेज खंगाले गए। इसके आधार पर पुलिस एक किशोर और उसके साथ आए एक व्यक्ति को संदिग्ध मानकर तलाश कर रही है।
और अब बात करेंगे बीकानेर की, जहां पर क्रिकेट की सट्टेबाजी से संलिप्त जुड़े ग्रुपों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग यहां पर बड़े पैमाने पर सट्टेबाजों की काली कमाई का खुलासा कर रहा है। विभाग की ओर से पिछले 5 दिनों में क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़े समूहों पर 100 करोड़ से अधिक की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। छापे की इस कार्रवाई में क्रिकेट सट्टेबाजी में शामिल बीकानेर के सुखदेव चायल ग्रुप, नोखा के झमर ग्रुप और राठी ग्रुप की ओर से अपनी तरफ से आयकर विभाग के सामने करीब 70 करोड़ रुपए की अघोषित आय को स्वीकार किया है। लेकिन छापे की इस कार्रवाई में आयकर लॉकर्स विभाग को 15 से ज्यादा अघोषित मिले हैं, जिनमें कई अहम दस्तावेजों के साथ नकदी और ज्वेलरी होने की उम्मीद है। बहरहाल आयकर विभाग की टीम लगातार तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है, जिससे बड़ा खुलासा होने की उम्मीद टीम को है। तो वहीं अगली खबर जोधपुर से, जहां पर रविवार को पाकिस्तानी हिंदुओं का जत्था जोधपुर के उपनगरीय रेलवे स्टेशन भगत की कोठी पहुंचा। यहां पर सूचना के बाद खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गईं और पाकिस्तान से आए इन लोगों से पूछताछ की गई। प्रारंभिक जानकारी में यह सामने आया कि इनके पास जोधपुर आने की स्वीकृति नहीं है। विभागीय स्तर पर जानकारी जुटाने के बाद इन्हें इनके रिश्तेदारों के यहाँ पर जाने दिया गया। जोधपुर के पास के गाँव में इन लोगों ने अपने पहले से आए हुए यहाँ बसे रिश्तेदारों के शरण ली। आपको बता दें कि भारत सरकार के पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को वीजा देने की घोषणा के बाद से ही सीमा पर तेजी से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।